सो मेमोरी यूनिट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि मेमोरी यूनिट होती क्या है। इसके पहले वाले सेशंस में हम लोगों ने ये देखा कि मेमोरीज हमारी कितने टाइप्स की हो सकती हैं, रैम रोम में क्या डिफरेंस है। हम लोग ने ये भी देखा कि रैम रोम के अलावा भी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं जिनको हम लोग कैशे मेमोरी, रजिस्टर, बफर मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी के टर्म्स में जानते हैं। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि कंप्यूटर में जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं तो वो मेमोरी में ही जाता है, और इसलिए डेटा कम भी होता है जिसके लिए स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट बनी है, और डेटा ज्यादा भी हो सकता है जिसके लिए लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट बनी है। लेकिन स्मॉलेस्ट तो फिक्स होगी। अगर हम आपसे पूछें कि स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कंप्यूटर में कौन सी होती है तो ये फिक्स है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि कंप्यूटर में लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है तो क्या ये फिक्स है? आज जो लार्जेस्ट होगी, आज से कुछ सालों के बाद, है ना, वो लार्जेस्ट नहीं रहेगी, उसके ऊपर काम होगा, वो लार्जेस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब कि स्मॉलेस्ट तो फिक्स है, लेकिन लार्जेस्ट का आंसर देने के लिए आपको ऑप्शन से होके गुजरना होगा। जो ऑप्शंस में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप लार्जेस्ट को फिक्स या डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि मेमोरी यूनिट कौन कौन सी होती है। सबसे छोटी यूनिट है बिट, जिसकी फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मेमोरी यूनिट छोटी कौन सी है, तो बिट होगा। बिट की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। और हम लोग प्रीवियस सेशन में ये डिस्कस कर चुके हैं कि बिट हमारी जहां पर स्टोर की जाती है, बिट का मतलब होता है जीरो या वन, और कंप्यूटर जिसको समझता है वो जीरो या वन ही है। कंप्यूटर में जीरो और वन को स्टोर करने के लिए जिस जगह का यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको पता होगा कि ये जीरो या वन, ये बिट कंप्यूटर में कहां पर स्टोर होती है? एंड द आंसर इज फ्लिप फ्लॉप में। और कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या कहलाता है? रजिस्टर कहलाता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई बिट, जिसका मतलब होता है या तो जीरो या तो वन, ऑन या ऑफ, ट्रू या फॉल्स। सेकेंड जो यूनिट है वो है निबल। कई बार बिट के बाद नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि बिट के बाद बाइट आता है। नहीं, आज के बाद आप क्या बोलेंगे? बिट, बिट के बाद निबल, निबल के बाद में बाइट आता है। ऐसा क्यों? रीजन क्या है? एक निबल 4 बिट के बराबर होती है। वन निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट, और एक बाइट 8 बिट के बराबर होती है। वन बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बाइट में कितनी निबल आती हैं, तो क्या इसका आंसर आप कर सकते हैं? वन बाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी निबल? बताइए मुझे। वेरी गुड। एक बाइट में दो निबल हो सकती हैं, क्योंकि 4 बिट की एक निबल और फिर 4 बिट की दूसरी निबल। तो इसका मतलब वन बाइट इज इक्वल्स टू 2 निबल होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। फिर इसके बाद किलोबाइट आता है, मेगाबाइट आता है, गीगाबाइट आता है, टेराबाइट आता है, पेटाबाइट आता है, एक्साबाइट आता है, जेटाबाइट होता है, योटाबाइट होता है, ब्रोंटोबाइट होता है, और जियोबाइट होता है। क्या जियोबाइट के अलावा भी कोई मेमोरी है? क्या मेमोरी यूनिट है? बिल्कुल, उस पर काम चल रहा है ना। आज से आगे आने वाले समय में आपको जियोबाइट के आगे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी याद करनी सफिशिएंट है। बिट, नेबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर आपने तो बता दिया, हम याद कैसे करें? कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। इतना तो हर किसी को याद रहता है कि बिट है, बिट के बाद निबल है, निबल के बाद बाइट है, फिर किलो बाइट है, फिर मेगा बाइट है। हम मान के चलते हैं कि यहां तक का सीक्वेंस आपको याद रहेगा। इसके आगे के सीक्वेंस के लिए गीगा बाइट से लेकर जियो बाइट तक एक सीरीज आप याद कर सकते हैं। कैसे? जीटी, जीटी रोड होती है ना, तो वहां से उठाया हमने जीटी, पेजी, PEZY पेजी, और बीजी।
जीटी, पेजी, बीजी। इसका मतलब क्या है? जीटी का मतलब, जी का मतलब गीगाबाइट, टी का मतलब टेराबाइट। पेजी, पेजी का मतलब क्या है? PEZY, यानी पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। फिर लास्ट में बचा बीजी, तो बी का मतलब ब्रोंटो और जी का मतलब जियोबाइट। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप इन मेमोरी यूनिट्स को याद रख सकते हैं। लेकिन अगेन, लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी होगी, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। जो ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप पिक कर लेंगे। नेक्स्ट, अब ये कितने के बराबर होती है ये भी एक बार देख लीजिए। एक बिट बाइनरी डिजिट जो कि 0 1 के बराबर, 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, मींस एक निबल 4 बिट के बराबर, एक बाइट 8 बिट्स के बराबर, 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर, 1024 बाइट के बराबर, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर। यानी अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर क्या चल रहा है, अगर 1 किलोबाइट की बात हो रही है तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं, यानी 1024 बाइट। 1 MB की बात कर रहे हैं, एमबी के पहले क्या आता है? केबी, यानी 1024 किलोबाइट। 1024 के सीक्वेंस में आंसर कर रहे हैं। सिमिलरली 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB, 1 PB इज इक्वल टू 1024 TB, 1 EB इज इक्वल टू 1024 PB एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस आपको याद करना होगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि इसका किस तरीके से आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट, अब आती है मुद्दे की बात। वो जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है? मेमोरी यूनिट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो डेसिमल नोटेशन होता है और दूसरा बाइनरी नोटेशन होता है। डेसिमल और बाइनरी में क्या डिफरेंस होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेसिमल मतलब जिसका बेस 10 हो, जिसका बेस क्या हो? 10, वो डेसिमल है। और जिसका बेस 2 हो वो है बाइनरी। तो इसका मतलब मेमोरी यूनिट को एग्जाम में हम लोग को कई बार ये पूछा जाता है कि 1 किलोबाइट 10 की पावर कितने बाइट्स के बराबर है? 1 मेगाबाइट 10 टू दी पावर कितने बाइट्स के बराबर है? 1 गीगाबाइट 10 टू दी पावर कितने बाइट्स के बराबर है? तो अगर इनको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा? डेसिमल के फॉर्म में, यानी बेस 10 होना चाहिए। किलोबाइट मतलब 10 की पावर 3, मेगाबाइट का मतलब 10 की पावर 6, गीगाबाइट का मतलब 10 टू द पावर 9, टेराबाइट मतलब 12, पेटा मतलब 15, ई मतलब एक्सा मतलब 18, जेडा जेटा मतलब 21 और योटा का मतलब 24। अगर हम इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हमें यह लग रहा है कि यहां पर 3 की टेबल चल रही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कि अगर ये सीक्वेंस हमें याद होगा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट वाला, तो 3 की टेबल के अकॉर्डिंग हम आंसर को पिक कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन फिर भी जल्दी आंसर देने के लिए आपको ये मगअप होना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि किलो का मतलब 10 की पावर 3 है, मेगा का मतलब 10 की पावर 6 है, गीगा का मतलब 10 की पावर 9 है, टेरा का मतलब 12 है, पेटा का मतलब 15 है एंड सो ऑन। तो एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वरना एग्जामिनेशन में आपको 3 की टेबल पढ़नी होगी, सीक्वेंस को एक बार रिकॉल करना होगा, तब आंसर दे सकते हैं, है ना। तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको कौन सा मेथड सुटेबल लगता है। अगर आपको डायरेक्ट याद हो पाता है तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 3 के टेबल में उसको याद कर लीजिए। ये तो बात हो गई डेसिमल के फॉर्मेट में जब एग्जाम में पूछा जाए। लेकिन कभी कभी एग्जाम में डेसिमल में पूछा ही नहीं जाता है, बाइनरी के फॉर्मेट में पूछा जाता है। तो बाइनरी के फॉर्मेट में डिफरेंस क्या आ जाएगा? बाइनरी मतलब जिसका बेस 2 हो और पावर में 10 की टेबल चले, यानी 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40 एंड सो ऑन।
इसका मतलब कि जैसे यहां पर 3 की टेबल चल रही थी, यहां पर 10 की टेबल चल रही है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये सीक्वेंस रहा। लेकिन आप कहेंगे कि सर जरा एक बार देखिए, कुछ अलग और भी। डेसिमल में हम लोग किलोबाइट बोलते हैं, लेकिन बाइनरी में उसी को ही किबीबाइट बोलते हैं। डेसिमल में मेगाबाइट बोलते हैं, लेकिन बाइनरी में उसी को ही मेबीबाइट बोलते हैं। यहां पर गीगाबाइट बोलते हैं, यहां गिबीबाइट बोलते हैं, यहां टेराबाइट बोलते हैं, यहां टेबीबाइट बोलते हैं, यहां पेटाबाइट बोलते हैं, यहां पेबीबाइट बोलते हैं। तो इसका मतलब जब हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो क्या है, किबी, मेबी, गिबी, टिबी एंड सो ऑन। तो इसका मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ इसके नाम में डिफरेंस है, और 2 की पावर 10 यानी 10 की टेबल में इसका डिफरेंस देखा गया। तो आई होप सो कि एग्जाम में अगर बाइनरी में पूछा जाएगा तो भी आप आंसर कर लेंगे, और अगर डेसिमल में पूछेंगे तो भी आप इसके आंसर को बहुत आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन और भी आता है जो कि मेमोरी यूनिट से ही होता है। क्या है वो क्वेश्चन, जरा देखिएगा। हमने एक चीज तो आपको यहां पर समझाने की कोशिश ये की है कि किलोबाइट और किबीबाइट में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द किलोबाइट एंड किबीबाइट। किलोबाइट में हम 1000 बाइट की बात करते हैं और किबीबाइट में 1024 बाइट की बात करते हैं। इसका मतलब कि जब हम किलोबाइट की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट, कहते हैं ना 1000 अप्रोक्सीमेट बाइट्स, क्योंकि रियल में 1024 बाइट होती है। क्यों? क्योंकि 1000 बाइट का मतलब 10 टू दी पावर 3 बाइट है, और किबी बाइट में 1024 बाइट का मतलब 2 की पावर 10 बाइट है। तो यहां से आपको यह डिफरेंस समझ में आया कि 24 बाइट का डिफरेंस है ना। इसीलिए हम किलो बाइट को हमेशा अप्रोक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, 1000 बाइट, 2000 बाइट, है ना, इस तरीके से। क्लियर है ये बात। फिर आपको यहां पर तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। 1 मिलियन बाइट कितने के बराबर, 1 बिलियन बाइट कितने के बराबर है, और 1 ट्रिलियन बाइट कितने के बराबर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में यही देखने को मिलता है। 1 मिलियन बाइट 1 MB के बराबर, 1 बिलियन बाइट 1 GB के बराबर, और 1 ट्रिलियन बाइट 1 TB के बराबर होता है। कैसे याद करें? मिलियन आए तो MB लगा दीजिए, M से M मैच कर दीजिए। ट्रिलियन आए तो TB लगा दीजिए, T से T मैच कर दीजिए। लेकिन अगर बिलियन पूछा जाए तो G मैच करिएगा, यानी बिलियन बाइट इज इक्वल टू 1 GB। कई बार एग्जाम में इसका उल्टा भी पूछा जाता है कि 1 MB कितने बाइट्स के बराबर है, 1 GB कितने बाइट्स के बराबर है, और 1 TB कितने बाइट्स के बराबर है ना। तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। M का मतलब मिलियन, T का मतलब ट्रिलियन, और GB का मतलब बिलियन। दैट इज द करेक्ट वन। बोलो यहां तक समझ में आया? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा मेमोरी यूनिट में? तीन चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ। एक तो मेमोरी यूनिट का सीक्वेंस क्या है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। एक पॉइंट यहां पर हम आपको और भी बताएं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी मेमोरी यूनिट सबसे छोटी है और ऑप्शन में बिट नहीं दिया हुआ है तो निबल हो जाएगा, निबल नहीं दिया हुआ है तो बाइट हो जाएगा। इसका मतलब स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट को भी आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे और लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट को भी आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। फिर हम लोगों ने यह देखा कि मेमोरी यूनिट में बिट कितने के बराबर होती है, निबल कितने के बराबर होती है, बाइट कितने के बराबर होती है, और एक सीक्वेंस को याद किया, जीटी, पेजी, बीजी। फिर इसके बाद डेसिमल के फॉर्मेट में, डेसिमल का मतलब बेस 10, और 10 की पावर में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे मेमोरी यूनिट को, यह समझा। फिर इसी को बाइनरी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे 2 की पावर में, यह समझा। और यह भी समझा कि किलो बाइट और किबी बाइट में क्या डिफरेंस होता है। किलो बाइट मतलब 10 की पावर 3 और किबी बाइट मतलब 2 की पावर 10, यानी रियल जो वैल्यू आ रही है वो किबी बाइट के फॉर्म में आ रही है 1024। वहीं हम लोगों ने 3 पॉइंट्स को और समझा।
कि मिलियन बाइट और बिलियन बाइट और ट्रिलियन बाइट से अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो इसके आंसर को कैसे देंगे, ये भी चीज समझ में आ गई। बहुत बढ़िया। अब इस मेमोरी यूनिट के बाद में नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो आता है सिम और डिम में क्या डिफरेंस है। एग्जाम में सिम और डिम की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं बेसिक से। सिम का मतलब क्या है? सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। डिम का मतलब क्या है? डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और फिर इसके बाद आया रिम, जिसका मतलब है रैम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये होता क्या है? सिम क्या है, डिम क्या है और रिम क्या है? देखिए जरा इस इमेज में जो हमने यहां पर लगाई। हम लोगों ने रैम में डिस्कस किया था कि रैम अलग अलग आती है मार्केट में। DDR1 आती है, DDR2 आती है, DDR3 आती है। ऐसे ही रैम अगर अलग अलग है तो रैम को लगाने के लिए जो स्लॉट होते हैं वो भी तो अलग अलग होंगी। तो रैम को लगाने के लिए जो स्लॉट हैं उन्हीं को बोलते हैं सिम डिम रिम, जहां पर पार्टिकुलर रैम को लगाया जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि इस समय जो रैम का स्लॉट है जिसमें रैम को लगाया जाता है वो कौन सा है? वो सिम है, वो डिम है, या वो रिम है? इन तीनों में क्या डिफरेंस है? पहले के समय जो रैम को लगाने के लिए स्लॉट रखा गया था वो सिम था। जिस समय कंप्यूटर्स बने थे स्टार्टिंग के दौर में, आज भी कई रैम्स में सिम सपोर्ट करता है। लेकिन जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं, जितने भी लेटेस्ट पीसी हैं, उनमें डिम स्लॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब सिम का एडवांस्ड फॉर्म है डिम। और फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से रिम को भी बनाया जा रहा है, इसको भी डेवलप किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में रैम को लगाने के लिए हम डिम से भी सुपीरियर रिम स्लॉट का इस्तेमाल कर पाए। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले सिम आया, फिर डिम आया, फिर रिम आया। बिल्कुल सही। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल का मतलब जिसमें एक रैम को लगाया जा सकता है। डुअल का मतलब जिसमें दो रैम को लगाया जा सकता है। और रैम्बस का मतलब जहां पर मल्टीपल रैम्स को एक साथ लगाया जा सके, वो है रैम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन, रैम को लगाने के लिए जो स्लॉट होती है उस स्लॉट को क्या बोलते हैं? तो आंसर है सिम डिम रिम, ये बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इनकी फुल फॉर्म्स बताइए। सिम की फुल फॉर्म, डिम की फुल फॉर्म, रिम की फुल फॉर्म। तीसरा क्वेश्चन, कि आजकल जो रैम का स्लॉट इस्तेमाल किया जा रहा है वो कौन सा है? डिम है। पहले के समय पर जो रैम का स्लॉट इस्तेमाल किया जा रहा था वो कौन सा है? वो सिम है। फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से किस पे काम चल रहा है? वो रिम है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। वेरी गुड। कुछ डिफरेंसेस और भी हैं। हम लोग यहां पर डिफरेंस की बात करेंगे सिम और डिम में। ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सिम, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, जो कि 30 पिन और 72 पिन के साथ में अवेलेबल है। सिम विच इज अवेलेबल फॉर 30 पिन एंड 72 पिन, वेयर एज डिम अवेलेबल है 168 पिन, 184 पिन और 240 पिन्स के साथ। तो इसका मतलब दोनों में जो पिन्स का कॉम्बिनेशन है, पिन्स मतलब जिसमें ये लगाया जाता है ना, उस पिन का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग है। दूसरा पॉइंट, सिम प्रोवाइड द स्टोरेज ऑफ 4 MB टू 64 MB। अगर हमारी रैम का साइज 4 MB से 64 MB के बीच में होगा तो सिम सपोर्ट करेगा। डिम का मतलब डिम प्रोवाइड द स्टोरेज ऑफ 32 MB टू 1 GB। अगर हमारी रैम का स्लॉट 32 MB से 1 GB का होगा तो डिम सपोर्ट करेगा। हम दो डिम भी लगा देते हैं तो डुअल इनलाइन का मतलब क्या है कि हम दो भी लगा सकते हैं। तो 1 GB का मतलब डबल हो जाएगी, 2 GB सपोर्ट हो जाएगा। 2 GB से ज्यादा भी डिम में हम लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 32 MB से 1 GB ही रखा गया है, जो बाय डिफॉल्ट है। पावर में भी डिफरेंस है। सिम 5 वोल्ट की पावर कंज्यूम करता है और यहां पर डिम 3.3 वोल्टेज की पावर को कंज्यूम करता है। तो यहां पर हमने देखा कि सिम और डिम में तीन चीजों में डिफरेंस हमें दिख रहा है। एक तो पिंस में डिफरेंस दिख रहा है,
दूसरा हमें इसकी स्टोरेज कैपेसिटी में डिफरेंस दिख रहा है, और तीसरा इसके पावर में डिफरेंस दिख रहा है। क्लियर है गाइस यहां तक? कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन गाइस? वेरी गुड, आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, टू दी पॉइंट, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे अगर यहां से आएंगे तो। SDRAM comes on a stick known as a dash on most modern PC। यहां पर स्टिक की बात हो रही है, रैम की बात हो रही है, और मॉडर्न पीसी की बात हो रही है। हम लोग जानते हैं मॉडर्न पीसी में सिम नहीं बल्कि डिम का यूज होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डिम, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। विच पैकेज हैज हाई मेमोरी स्पीड एंड चेंज इन द सप्लाई। कह रहा है ऐसी कौन सी मेमोरी स्पीड है, ऐसी कौन सी स्लॉट है जो हाई मेमोरी स्पीड सपोर्ट करती है एंड चेंज इन दी सप्लाई, और जो अपनी सप्लाई को भी बदल सकती है। ऐसे पैकेज को क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर है अगेन डिम बोलते हैं, क्योंकि हाई की बात हो रही है, ज्यादा स्पीड की बात हो रही है, तो ज्यादा स्टोरेज और ज्यादा स्पीड किस में है? डिम में है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिक्वायर्ड वोल्टेज ऑफ डिम। डिम का जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है, कितने वोल्टेज पर यह काम करता है? 3.3 वोल्ट पर काम करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो इसी के साथ मेमोरी टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है फंक्शन कीज या शॉर्टकट कीज। फंक्शन कीज को भी हम लोग शॉर्टकट कीज बोल सकते हैं, कंट्रोल रिलेटेड कीज को भी शॉर्टकट कीज बोल सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर की अगर बात करें तो कई सारे फंक्शन कीज, कई सारी कंट्रोल कीज पूछी गई। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, मुझे यह बताइए कि फंक्शन कीज कंप्यूटर के कीबोर्ड में कहां पर होती है? क्या सबसे टॉप में होती हैं, बॉटम में होती हैं, मिडल में होती है, कहां पर होती है? बिल्कुल सही, फंक्शन की सबसे टॉप में होती है कंप्यूटर की, है ना। ऊपर अगर हम देखें तो सबसे टॉप में दी हुई है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। अगर हम आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछें और आपसे ये कहें कि फंक्शन कीज मुझे बताइए कितनी होती है, हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर इन अ कीबोर्ड? 11, 12, 13 या 14, कितनी फंक्शन कीज होती हैं? तो आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हैं आप, यहां पर साफ साफ दिया हुआ है 12 फंक्शन कीज, तो आंसर 12 होगा। अगर क्वेश्चन इतना आसान होता तो हम पूछते ही नहीं आपसे। इसका मतलब कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कहानी में कुछ ट्विस्ट है ना, तभी हमने पूछा है। ट्विस्ट क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ऑप्शन में 12 गिवन है तो 12 फंक्शन कीज होंगी, लेकिन अगर ऑप्शन में 13 गिवन है तो 13 फंक्शन कीज होंगी। सर 13 कैसे? आपने देखा होगा लैपटॉप पे कई बार Fn नाम की भी फंक्शन की लगी रहती है, Fn फंक्शन की, जो गेम्स में भी यूज की जाती है या अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। तो अगर Fn को भी इंक्लूड करें तो टोटल कितनी हो गई? 13। इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं और कैंडिडेट 12 आंसर लगा के चले आते हैं, जबकि ऑप्शन में 13 भी होता है। तो याद रखिएगा कि अगर 13 है तो 13, 12 है तो 12, और 12 और 13 दोनों है तो 13 के साथ में हमें जाना है, 12 के साथ में नहीं। क्लियर है गाइस? आइए तो एक एक करके इन फंक्शन कीज के बारे में बात करते हैं कि इनका बेसिकली काम क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन कीज? सबसे पहली फंक्शन की जो कि F1, F1 किस लिए यूज करते हैं? हेल्प के लिए। तो जब कभी भी आपको हेल्प चाहिए हो तो बोलिएगा F1 चाहिए, है ना, तो इससे याद रहेगा। F1 मीन्स हेल्प, F2 मीन्स जैसे ही आप F2 दबाते हैं
इसकी मदद से किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। आपने सपोज कोई फोल्डर बनाया, इसके नाम को आप बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आपको इस फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा, F2 दबाना होगा और आप इस फोल्डर के नाम को बदल सकते हैं। सेम विद दी फाइल, फाइल के नाम को भी बदल सकते हैं इसी तरीके से। तो F2 का इस्तेमाल किया जाता है रीनेम करने के लिए, चेंज करने के लिए फाइल और फोल्डर को। क्लियर है? F3 का यूज सर्च करने के लिए करते हैं। अगर आपको कोई भी सर्च करना है, कुछ ढूंढना है ब्राउजर पर, तो आप F3 का यूज करेंगे। तो F1 हेल्प हुआ, F2 रीनेम एनी फाइल और अ फोल्डर हुआ, F3 फॉर दी सर्च हुआ। तो F4 का यूज किस लिए करते हैं? रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म। रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म, ये क्या है? बहुत बार पूछा जाता है इसका यूज। आपने सपोज करिए कि MS वर्ड में कुछ लिखा, हमने लिखा हेलो और कोई भी स्पेस नहीं दिया, फिर हमने F4 प्रेस किया तो फिर से हेलो अपने आप आ जाएगा। हमने फिर से F4 प्रेस किया, फिर से हेलो आ गया, फिर से प्रेस किया, फिर से हेलो आ गया। इसका मतलब कि MS वर्ड में अगर हमें रिपीट करना है, दोहराना है, लास्ट एक्शन परफॉर्म मतलब जो हमने लिखा है उसको बार बार दोहराना है, रिपीट करना है, तो F4 की मदद से यह काम किया जा सकता है। सर कंट्रोल C करके भी तो ये काम कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। अगर हम इसमें स्पेस देंगे तो कंट्रोल C और कंट्रोल V करना होगा बार बार, लेकिन अगर स्पेस नहीं हमें चाहिए तो ये काम F4 की मदद से भी हो सकता है। समझ में आई बात? वेरी गुड। अब F4 का इस्तेमाल एक जगह और भी होता है, वो है ऑल्ट के साथ F4। अगर हम F4 को ऑल्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देता है, और सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन भी बोलते हैं। एप्लीकेशन को क्लोज करना या सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए भी ऑल्ट प्लस F4 की का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, ऑल्ट और F4 की मदद से हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि F4 का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म। अगर पूछे ऑल्ट F4 का यूज क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए या सिस्टम को शट डाउन करने के लिए। वेरी गुड। F5 का यूज क्यों करते हैं? F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया, F5 बताइए। बहुत ही पॉपुलर, रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए। पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, पेज को रीलोड भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी होती है। अगर आपको ब्राउजर को रिफ्रेश करना है या रीलोड करना है तो कंट्रोल के साथ में R दबाएंगे तो ये शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, या F5 दबाकर भी आप रिफ्रेश या रीलोड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस R। F6 का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। F6 का यूज क्यों करते हैं? ब्राउजर पर इसका इस्तेमाल जनरली किया जाता है और इसका पर्पस है एड्रेस बार पे कर्सर को लेकर जाना। इन ब्राउजर इट इज यूज्ड मूव कर्सर टू द एड्रेस बार। एड्रेस बार कौन सी होती है? जहां पर हम एड्रेस यानी यूआरएल लिखते हैं उसी को ही एड्रेस बार बोलते हैं। जैसे www.google.com, जहां आप google.com टाइप करते हैं, जहां facebook.com आप टाइप करते हैं, उसी जगह को बोलते हैं एड्रेस बार या फिर यूआरएल। तो ये क्या करता है F6? ब्राउजर में कर्सर को इस एड्रेस बार तक लेके आने के लिए F6 का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर हमें कुछ भी लिखना है, सपोज facebook.com लिखना है, तो हम F6 पहले दबाएंगे, कर्सर हमारा यूआरएल में आ जाएगा, एड्रेस बार में आ जाएगा, फिर हम कोई भी एड्रेस टाइप कर सकते हैं। F7 का यूज क्यों करते हैं? प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है ना, अभी हाल ही में पूछा गया ये क्वेश्चन। F7 का यूज करते हैं MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए इसका मतलब कि सपोज करिए कि हमने एक पैराग्राफ टाइप किया MS वर्ड में। पैराग्राफ टाइप करने के बाद हमने F7 दबा दिया, क्या होगा? जहां कहीं भी स्पेलिंग में गलती होगी
या ग्रामर में गलती होगी वो हमें बता देगा कि यहां पर स्पेलिंग में गलती है, यहां पर ग्रामर में गलती है। तो F7 की मदद से स्पेलिंग और ग्रामर के डायलॉग बॉक्स को ओपन किया जाता है, तो जो भी एरर होगी वो हमें बता दी जाएगी। शिफ्ट के साथ F7 करने पर क्या होता है, अगर MS वर्ड में शिफ्ट के साथ F7 करते हैं तो थेसोरस वाला पेज खुल जाता है, यानी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, एक बॉक्स ओपन होता है जिसे बोलते हैं थेसोरस। सर थेसोरस का मतलब क्या होता है? थेसोरस का मतलब होता है एंटोनिम और सिनोनिम। जहां हम किसी भी शब्द के एंटोनिम मतलब अपोजिट और सिनोनिम मतलब सिमिलर शब्द देख सकते हैं। जैसे हमने यहां पे लिखा हेलो, है ना, तो यहां पर हम आपको क्या दिखा रहे हैं, स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग बॉक्स। तो हमने हेलो की स्पेलिंग जानबूझ के गलत लिखी, F7 करने पर, है ना, इसने हमें दिखा दिया कि स्पेलिंग गलत है। शिफ्ट प्लस F7 क्या होगा, थेसोरस ओपन हो जाएगा, सिमिलर शब्द यहां पर दिखाएगा कि आप इसके सिनोनिम्स ये रहे, इसके एंटोनिम्स ये रहे। तो अगर सिनोनिम और एंटोनिम देखने हैं तो थेसोरस, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है तो F7। याद रहेगा ना ये। नेक्स्ट, F8 की मदद से क्या करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेन, यहां से क्वेश्चन आता जरूर है। F8 क्या होता है? F8 के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे ही हम F8 दबाते हैं सेफ मोड ओपन हो जाता है। ओपन सेफ मोड इन विंडोज। ये सेफ मोड होता क्या है, कई बार जब हम अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं या कई बार जब आप अपने पीसी को ओपन करते हैं तो वो ओपन नहीं होता, वो बूट नहीं हो पाता, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है बूटिंग के दौरान। तो अब उस प्रॉब्लम से कैसे हम रेक्टिफाई करें, तो हम क्या करते हैं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बूटिंग के दौरान F8 को लगातार प्रेस करते रहते हैं, और जैसे ही हम F8 को 3 बार प्रेस करते हैं ये विंडो ओपन हो जाती है जिसको बोलते हैं एडवांस्ड बूट ऑप्शन। और सेफ मोड पर क्लिक करते ही कंप्यूटर अपने आप को ऑटोमेटिक रिपेयर करता है। ऑटोमेटिक रिपेयर का मतलब, अगर कोई फाइल मिसमैच है तो उसको सही कर देगा, कोई फाइल करप्ट है उसको सही कर देगा, कोई ड्राइवर मिसिंग है उसको सही कर देगा। तो इसीलिए यहां पर एक ट्रबल शूटिंग मोड दिया गया है, एक ऑटो रिपेयर मोड दिया गया है जिसको बोलते हैं सेफ मोड। और इस तक पहुंचने के लिए हमें बूटिंग के दौरान 2 से 3 बार F8 की को प्रेस करना होता है। तो कभी भी F8 एग्जाम में दिया हो तो आंसर क्या होगा, ओपन दी सेफ मोड। वेरी गुड। नेक्स्ट, F9 की मदद से क्या करते हैं, रिफ्रेश अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए F9 का यूज करते हैं, ब्राउजर में रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज करते हैं। F9 का इस्तेमाल MS आउटलुक में भी करते हैं। MS आउटलुक क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया ईमेल क्लाइंट है। MS आउटलुक नाम सुना होगा आप लोगों ने। F9 के थ्रू MS आउटलुक में सेंड और रिसीव ईमेल भी किया जा सकता है, यानी मेल भेजना है या मेल रिसीव करना है, इसके लिए हम लोग F9 को प्रेस करते हैं। समझ में आया? तो देयर इज 2 शॉर्टकट कीज फॉर दी F9, MS वर्ड को रिफ्रेश करने के लिए और MS आउटलुक में मेल को सेंड या फिर रिसीव करने के लिए। बहुत बढ़िया। F10 की मदद से क्या होता है, एक्टिवेट दी मेन्यू बार और रिबन। MS वर्ड में मेन्यू बार और रिबन को एक्टिवेट करने के लिए F10 का यूज करते हैं। ये रिबन क्या होता है, ये मेन्यू बार क्या होता है, आइए समझते हैं। जब भी आप MS वर्ड को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर होती है टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे होती है मेन्यू बार, और इसी एरिया को हम लोग रिबन भी बोलते हैं, जिसमें टूल्स भी दिए रहते हैं कई सारे। तो ये क्या करता है, जैसे ही हमने F10 प्रेस किया MS वर्ड को ओपन करने के बाद, ये मेन्यू बार और रिबन को एक्टिवेट कर देता है। देखिए, है ना, दिख रहा है ना कुछ हाईलाइटेड टाइप का। तो ये करने के लिए F10 यूज करते हैं। नेक्स्ट, शिफ्ट के साथ F10 क्यों करते हैं? F10 का इस्तेमाल कई बार एग्जाम में शिफ्ट के साथ भी पूछा जाता है।
रीजन सेम एज राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। जैसे ही हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं ना माउस की मदद से, अगर ये वाली विंडो हमें चाहिए तो हम डायरेक्ट शिफ्ट के साथ F10 करके भी इस पार्टिकुलर विंडो पर आ सकते हैं, जिसमें कई सारे ऑप्शंस गिवन हैं, व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, न्यू, डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनलाइज, ओपन इन विंडोज टर्मिनल, वन ड्राइव या शो मोर ऑप्शंस। शिफ्ट F10। फिर है F11 की का यूज। अगर आप बचपन में काफी शैतान रहे होंगे तो F11 का यूज आपने जरूर किया होगा। F11 से होता क्या है, फुल स्क्रीन मोड हो जाती है। फुल स्क्रीन मोड का मतलब कि अगर आपको इस स्क्रीन से बाहर निकलना है तो एस्केप दबा के नहीं होता, दोबारा से F11 ही दबाना होगा तो आप नॉर्मल मोड में आ पाएंगे। तो इसीलिए हमने लिखा है F11 की मदद से एग्जिट और एंटर दी फुल स्क्रीन मोड ऑन ब्राउजर। ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड ओपन करने के लिए या एग्जिट करने के लिए F11 का यूज करते हैं। जैसे कई बार हम लोग मूवीज देखते हैं ना, मूवी देखने के दौरान भी F11 कर देते हैं तो ऊपर का टाइटल बार छुप जाता है ना, पूरी स्क्रीन पर हमारी मूवी आ जाती है। तो हमने आपसे ये क्यों कहा कि बचपन में अगर आप शरारती रहे होंगे तो F11 का यूज करते होंगे, क्योंकि कई बार कॉलेजेस में या स्कूल टाइम में, है ना, अगर हमें कंप्यूटर मिलता था लैब में तो क्या करते थे, वहां पर मूवी चला लिया करते थे। F11 दोस्त कर देता था, टीचर आने पर उसको मिनिमाइज भी नहीं कर पाते थे, है ना, क्योंकि मिनिमाइज का ऑप्शन तो छुप जाता था। तो F11 की मदद से कई बार फंस जाते थे, अगर पता नहीं होता था कि इससे बाहर कैसे निकले, एस्केप दबा के निकल नहीं सकते थे तो दोबारा से F11 ही दबाना होता है ना, इससे बाहर निकलने के लिए। तो शायद आपने ये काम जरूर किया हो, है ना। वैसे कंप्यूटर लैब्स में ये काफी फेमस है, F11 दबा दो तो कुछ होता ही नहीं है जब तक F11 दोबारा ना दबाओ। एग्जिट एंड एंटर द फुल स्क्रीन मोड ऑन ब्राउजर। लास्ट है आपका F12, ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जब भी आप किसी भी फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो आपने देखा होगा वो आपसे दो बातें पूछता है। एक तो वो आपसे पूछता है उस फाइल का नाम, और दूसरा वो आपसे पूछता है लोकेशन जहां पर आपको उस पर्टिकुलर फाइल को सेव करना होता है। जैसे डेस्कटॉप पे, सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पर, ई ड्राइव पर, है ना, कौन सी जगह पर आप सेव करना चाह रहे हैं। तो ये F12 से होगा। यानी ये जो बॉक्स आपके सामने दिख रहा है इसी को बोलते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स। इसी बात पे क्वेश्चन और याद आया, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछें कि किसी भी फाइल को सेव करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम किसी भी फाइल को, न्यूली फाइल को अगर सेव करना है तो क्या करेंगे, ऑप्शन सुनिए, सेव करेंगे, सेव एज करेंगे, बोथ ऑफ दीज ये दोनों करेंगे, या नन ऑफ दीज ये दोनों नहीं करेंगे। तो नई फाइल को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, सेव या सेव एज, ये बताइए। एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ बदलाव करके उस फाइल को क्या करते हैं, सेव या सेव एज, ये भी बताइए। तो इसका मतलब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सेव का इस्तेमाल कब करते हैं और सेव एज का इस्तेमाल कब करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी हम किसी नई फाइल को बनाते हैं तो हम सेव एज करते हैं, और जब कभी भी एग्जिस्टिंग फाइल में कोई भी बदलाव करते हैं तो सेव करते हैं, है ना। जैसे पहले से हमने उसको सेव किया हुआ है, कोई भी हमने चेंजेस किए, नाम चेंज किया, एड्रेस चेंज किया, कॉन्टेक्ट नंबर चेंज किया तो सेव कर दिया। और अगर पहली बार अगर हमें सेव करना होता है तो हम सेव एज करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन अब आप एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हमसे कि सर ये बात तो आप बता रहे हैं, लेकिन कई बार जब हम पहली बार किसी फाइल को सेव करते हैं तो कंट्रोल एस से भी हो जाता है, वो सेव करने से भी हो जाता है। बिल्कुल सही, लेकिन वो जो सेव जब आप करते हैं तो सेव एज वाला ही बॉक्स ओपन होता है, जिसे सेव एज डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि आप वहां पर उसको लोकेशन भी देंगे और फाइल का नाम भी देंगे। तो जब भी आप लोकेशन या फाइल का नाम देते हैं तो उसको बोलते हैं सेव एज, और जब कभी भी आप एग्जिस्टिंग फाइल में सेव करते हैं, है ना, तो उसमें कोई भी फाइल नेम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी लोकेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है,
तो उसको बोलते हैं सेव करना। क्या ये बात समझ में आई? ग्रेट। तो इसी के साथ हमने ये समझ लिया कि सारी फंक्शन कीज में क्या डिफरेंस है। हमने इन सभी को एक साथ भी लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और बहुत अच्छे से आप इसको याद कर पाए। तो F1 हेल्प हो गया, F2 रीनेम एनी फाइल और फोल्डर हो गया, F3 मतलब सर्च हो गया, F4 का मतलब रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड इन MS वर्ड, हेलो 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 बिना स्पेस के। Alt प्लस F4 से सॉफ्टवेयर को क्लोज, एप्लीकेशन को क्लोज और फाइनली सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। F5 की मदद से रिफ्रेश या रीलोड कर सकते हैं पेज को। फंक्शन कीज F6 की मदद से डायरेक्ट ब्राउजर के URL पर पहुंचा जा सकता है या ब्राउजर के एड्रेस बार तक कर्सर को ले जाया जा सकता है। F7 की मदद से स्पेलिंग और ग्रामर को चेक किया जाता है। शिफ्ट F7 की मदद से थेसोरस मतलब एंटोनिम और सिनोनिम देखे जा सकते हैं। F8 की मदद से सेफ मोड में एंटर किया जा सकता है। F9 की मदद से MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं वहां पर, है ना, मेन्यू बार हाईलाइट हो जाता है या आप कह सकते हैं रिबन हाईलाइट हो जाता है। F9 की मदद से आउटलुक में मेल को सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं। F10 की मदद से, सॉरी यहां हमने शायद गलत बता दिया, F9 की मदद से रिफ्रेश अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं और आउटलुक में मेल को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। जबकि F10 की मदद से एक्टिवेट दी मेन्यू बार और रिबन होगा, रिबन या मेन्यू बार को एक्टिवेट कर सकते हैं। शिफ्ट और F10 की मदद से राइट क्लिक वाला काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे जो राइट क्लिक करने पर बॉक्स अपीयर होता है वो शिफ्ट और F10 की मदद से हो जाएगा। F11 की मदद से फुल स्क्रीन मोड अपीयर हो जाएगा, जिसको एग्जिट करने के लिए भी F11 ही दबाना होगा। और फाइनली है हमारा प्यारा F12 जो कि सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। तो ये हो गए आपके F1 से लेकर F12 तक सारी फंक्शन कीज। बताइए कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट गाइस? आपको ये समझ में आया यहां तक कि कौन सी फंक्शन कीज से क्या काम होता है? टोटल फंक्शन कीज कितनी होती हैं? 12 भी हो सकती हैं, 13 भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन दी ऑप्शन। ये भी समझ में आया कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली जो की होती है वो फंक्शन की होती है। ठीक है, फंक्शन कीज को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल कीज। पहला क्वेश्चन, कंट्रोल कीज को कीबोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको कीबोर्ड में किस तरीके से दिखाया गया है वो नाम बताइए मुझे। दूसरा क्वेश्चन, कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल कीज गिवन होती है? आपके किसी भी कीबोर्ड में कंट्रोल कीज की संख्या कितनी होती है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, कंट्रोल कीज का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्किंग ऑफ कंट्रोल कीज? चौथा क्वेश्चन, कंट्रोल कीज को किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोल कीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज। इन चार क्वेश्चन के फटाफट से मुझे आंसर दीजिए। सोचिए क्या होगा आंसर। चार क्वेश्चन पूछे और ये चारों बहुत सिंपल है। दो के आंसर तो हमें मिल गए। एक मिला CTRL इसकी फुल फॉर्म है और दूसरा मिला इसे मॉडिफायर कीज भी बोलते हैं। वाह वाह क्या बात है। वेरी गुड। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपसे यह पूछा कि इस कंट्रोल कीज को और क्या बोलते हैं? इसे
मॉडिफायर कीज भी बोलते हैं, नंबर 1। दूसरा, कंट्रोल कीज को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CTRL लिखते हैं, CTRL। कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल कीज होती हैं? 2। कीबोर्ड में 2 ही कंट्रोल कीज हमारी होती हैं। और एक क्वेश्चन पूछा था कि कंट्रोल कीज का काम क्या होता है। कंट्रोल की कभी भी अकेले काम नहीं करती, दूसरे के साथ में मिलके काम करती है और अपने काम को बदल लेती है। जैसे कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल B बोल्ड, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल D फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल E सेंटर अलाइनमेंट। तो कंट्रोल की जिसके साथ में भी मिलेगी वो अपने काम को उसके अकॉर्डिंग कर लेगी। ये है कंट्रोल की। आइए जानते हैं। तो ये है आपके सामने कंट्रोल की एक खूबसूरत सी पिक्चर, जहां पर आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड के अंदर टोटल कितनी कंट्रोल कीज हैं। कितनी है कीबोर्ड में? 2। एक यहां पर FN के साथ में और एक यहां ऑल्ट के साथ में। 2 क्यों दिया होता है? ताकि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरे से काम चले, ना, ये भी एक रीजन है। दूसरा देखिए, यहां पर FN की दी हुई है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि F1 F2 F3 F4 है ना, 12 तक होती है ऊपर, फिर एक FN भी होती है नीचे। ये देखिए दिख गई हमें। वेरी गुड। तो पहला पॉइंट, रिटन एज CTRL, कंट्रोल कीज को CTRL के फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, ये मॉडिफायर कीज है, इट इज अ टाइप ऑफ अ मॉडिफायर की। मॉडिफायर किसको बोलते हैं? व्हाट इज मॉडिफायर? मोदी जी ऑन फायर, है ना, दैट इज कॉल्ड मॉडिफायर? बिल्कुल नहीं। मॉडिफायर का मतलब होता है बदलाव। ऐसी कीज जो अकेले यूज नहीं हो सकती, किसी दूसरे के साथ में यूज होती हैं और अपने खुद की प्रॉपर्टी को बदल लेती हैं, उन्हें बोलते हैं मॉडिफायर कीज। जैसे कंट्रोल कभी अकेले यूज नहीं होती, ऑल्ट कभी अकेले यूज नहीं होती, शिफ्ट कभी अकेले यूज नहीं होती। तो कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट को मॉडिफायर कीज के कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आया? जबकि एक बार क्वेश्चन एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है कि टॉगल कीज क्या होती है। वो कीज जिनके लास्ट में लॉक लगा होता है उन्हें टॉगल कीज बोलते हैं। लॉक लगा होता है मतलब ताला लगा होता है, ताले का मतलब कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। मॉडिफायर कीज वो कीज जो अकेले यूज नहीं होती, दूसरे के साथ में मिलके काम करती हैं और अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बदल लेती हैं, मॉडिफायर। टॉगल कीज वो कीज जो विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए बनाई गई। किसके लिए? जो विजुअली देख नहीं सकते, जो कम देख सकते हैं या बिल्कुल नहीं देख सकते, उनके लिए एक फीचर बनाया गया जिसको बोला गया टॉगल कीज। अब इसकी मदद से होगा क्या? इसकी मदद से यह होगा कि कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक इनेबल करने से आपके कंप्यूटर में जितनी भी कीज हैं वो साउंड प्रोड्यूस करने लगती हैं, वो आवाज निकालती हैं अलग अलग, जिससे कि टाइपिंग के दौरान वो लोग जो देख नहीं सकते, जो विजुअली इंपेयर्ड है, उनको ये समझ में आए कि कौन सी की दबाई जा रही है और इससे क्या हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड अ टॉगल की फॉर द विजुअली इंपेयर्ड पर्संस। एंड मॉडिफायर कीज जो अकेले यूज नहीं होती, दूसरे के साथ में यूज होती हैं और अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बदल लेती हैं। कितनी मॉडिफायर कीज होती हैं? 3। कितनी टॉगल कीज होती हैं? 3। मॉडिफायर की कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, टॉगल की कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। क्लियर है यहां तक? समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडिफायर की एंड टॉगल की? बिल्कुल, वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने फंक्शन कीज भी हमें बता दी कि 12 होती हैं, उनका काम भी बता दिया, कंट्रोल कीज कितनी होती है? वैसे देखें तो कंट्रोल कीज बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली जो एग्जाम में हमें पूछी जाती है और जो याद करनी है वो 26 कीज है। ए से लेकर जेड तक इतनी ही तो होती होंगी, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी। तो अगर हम ए से लेकर 26 तक कंट्रोल वाली ये याद कर लें
तो इसका मतलब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसका आंसर कर पाएंगे, है ना। जैसे इस बार पूछा भी गया, कंट्रोल एच का यूज बताइए किस लिए करते हैं, कंट्रोल ई का यूज बताइए क्यों करते हैं, कंट्रोल वाई का इस्तेमाल बताइए क्यों करते हैं, कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो वो नहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बहुत सरल है ना। जैसे कंट्रोल ए सबको पता है सिलेक्ट, कंट्रोल बी सबको पता है बोल्ड, कंट्रोल सी सबको पता है कॉपी। ये नहीं पूछेंगे, बढ़िया वाले पूछेंगे। जैसे कंट्रोल डी से क्या होगा, तो ए से सिलेक्ट होगा, बी से बोल्ड होगा, सी से कॉपी होगा, डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फॉन्ट विंडो ओपन होगी या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या है, जैसे ही हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे या एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, क्या होगा, फॉन्ट वाली एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके थ्रू हम फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का इफेक्ट, फॉन्ट का कलर कुछ भी बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्रेस डी। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स या फॉन्ट वाली विंडो। कंट्रोल ई किस लिए यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर अलाइन करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को बीच में लाने के लिए कंट्रोल ई यूज होता है। अलाइनमेंट कितने तरीके के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट आर देयर। राइट अलाइनमेंट, राइट साइड से लिख सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट साइड से लिख सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट, बीच में से लिख सकते हैं, और एक होता है जस्टिफाई। चार तरीके के होते हैं, राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, कंट्रोल जे करते हैं जस्टिफाई करने के लिए। एंड व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में आपकी पैराग्राफ की लाइंस को इक्वल रखना, लास्ट लाइन को छोड़कर, क्योंकि लास्ट लाइन तो कहीं पर भी एंड हो सकती है, कहीं पर भी समाप्त हो सकती है, लेकिन बाकी सारी लाइंस को दोनों तरफ से बराबर रखना, इसे कहते हैं कंट्रोल जे, आखिरी लाइन को छोड़कर। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कंट्रोल जे किस लिए यूज होता है, तो आंसर है जस्टिफाई के लिए। जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है, पूरे पैराग्राफ को राइट और लेफ्ट साइड से इक्वल रखने के लिए लास्ट लाइन को छोड़कर, इसे बोलते हैं जस्टिफाई। ये भी पूछ चुके हैं कि टोटल अलाइनमेंट्स कितनी होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोटल अलाइनमेंट आर देयर। राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई, चार तरीके के। तो कंट्रोल ई हो गया सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल एफ हो गया फाइंड, यानी सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए। कंट्रोल जी हो गया गो टू, किसी पेज पर आपको डायरेक्टली जाना है, सपोज करिए आप फर्स्ट पेज पर हैं, आपको एमएस वर्ड के 5th पेज पर जाना है, तो कंट्रोल जी करिए, पेज का नाम लिखिए, उस डायरेक्टली उस पेज पर आप पहुंच सकते हैं, गो टू का ऑप्शन। कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फाइंड एंड रिप्लेस। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो वहां पर आपने देखा होगा कंट्रोल एच का इस्तेमाल दिखाया गया था, है ना, याद आया होगा आपको। कंट्रोल एच की मदद से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस होता है। जैसे सपोज करिए मैंने एक एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ लिखा जहां मैंने अपने बारे में लिखा, सचिन 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 कई जगह यूज हुआ। मैंने कहा कि अब मुझे जहां जहां सचिन है वहां वहां प्रियंका आ जाए, या जहां जहां सचिन है वहां वहां रॉबिन का नाम आ जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है, हमने कहा बहुत सिंपल, कंट्रोल एच दबाएंगे, फाइंड की जगह पर लिखेंगे सचिन और रिप्लेस की जगह पर लिखेंगे रॉबिन, या जिस भी नाम से हमें अपने नाम को रिप्लेस करना होगा। तो जहां जहां मेरा नाम है वहां वहां पर दूसरा नाम यानी रॉबिन आ जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्या हमने सब जगह पर जाकर किया, नहीं, हमने सिर्फ कंट्रोल एच किया, उसने फाइंड किया और रिप्लेस कर दिया उस पार्टिकुलर वर्ड के साथ जिसको हमने वहां पर दिया। तो ये है फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल जे जस्टिफाई अलाइनमेंट। आई मतलब इटैलिक करने के लिए,
जे मतलब जस्टिफाई करने के लिए, अभी बताया मैंने आपको। के अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए, लिंक को इंसर्ट करने के लिए या हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के का यूज होता है। हाइपर लिंक किसको बोलते हैं? व्हाट इज हाइपर लिंक? कई बार आपने देखा होगा कि सपोज विकिपीडिया पे आप कोई चीज देख रहे हैं या वेबसाइट पर आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपने देखा पढ़ते पढ़ते एक ब्लू कलर की लाइन आ जाती है कई जगह पर, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो एक नए पेज पर पहुंच जाते हैं, उसी को बोलते हैं हाइपरलिंक। यानी जिस पर क्लिक करने पर एक नया पेज नेविगेट हो जाए, एक नया पेज ओपन हो जाए, दैट इज कॉल्ड लिंक या हाइपरलिंक। तो कंट्रोल के की मदद से हाइपरलिंक बना सकते हैं, कंट्रोल एल की मदद से लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल एम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ध्यान से सुनिए। एम का मतलब होता है मार्जिन। अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि मार्जिन के लिए किसका यूज होगा, तो कंट्रोल एम होगा। मार्जिन को कई नामों से जाना जाता है, मार्जिन भी बोलते हैं, टैब भी बोलते हैं, इंडेंटेशन भी बोलते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन में मार्जिन दिया हो, टैब लिखा हो, टैब TAB टैब, या फिर इंडेंटेशन लिखा हो, इंडेंट करने का मतलब भी होता है मार्जिन देना, इन सभी केसेस में आंसर होगा कंट्रोल प्लस एम। लिखा हुआ है इन MS वर्ड, इट इंडेंट अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। ये पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट को मार्जिन देता है, इंडेंटेशन देता है या टैबिंग देता है। ठीक, तो कंट्रोल एम में हमने आपको कितनी चीजें याद करवाई? 3, मार्जिन, इंडेंटेशन और टैब। ये आखिरी तक आपके यूज होंगे। जब हम MS वर्ड पढ़ा रहे होंगे तो भी इनका यूज होगा, MS एक्सेल पढ़ा रहे होंगे तो भी उनका यूज होगा, पावर पॉइंट पे डिस्कस कर रहे होंगे तो भी इन कंट्रोल कीज का यूज होगा। इसलिए एक बार पढ़ेंगे और इसका यूटिलाइज हम अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। कंट्रोल एन, क्रिएट अ न्यू पेज, नई फाइल या नए पेज को बनाने के लिए कंट्रोल एन का यूज करते हैं। कंट्रोल ओ, ओपन अ फाइल। सपोज करिए मैंने कोई फाइल बना के सेव कर दी थी, हमें उस फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ करेंगे। पी मतलब प्रिंट करने के लिए। क्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। किसी भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल क्यू का यूज करते हैं। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। सपोज करिए कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ को बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, कुछ फॉन्ट के स्टाइल दिए, कुछ अलग अलग तरीके से उसको हमने बढ़िया बनाने की कोशिश करी, लेकिन इस सारी फॉर्मेटिंग को हम हटाना चाहते हैं। हमने कहा ना हमें बोल्ड चाहिए, ना इटैलिक चाहिए, ना अंडरलाइन चाहिए, ना फॉन्ट का स्टाइल चेंज चाहिए, हमें पहले वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू कर देंगे, तो पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वी कैन प्रेस कंट्रोल क्यू। कंट्रोल आर, राइट अलाइन, कंट्रोल एस, सेव, कंट्रोल टी। एग्जाम में कंट्रोल टी के साथ में कंट्रोल डब्ल्यू भी कई बार पूछा गया कि कंट्रोल टी का इस्तेमाल बताइए और कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल बताइए। तो टी और डब्ल्यू का इस्तेमाल आपको एक साथ याद करना पड़ेगा। टी मतलब ब्राउजर में टैब को ओपन करने के लिए, और डब्ल्यू का मतलब ब्राउजर में टैब को क्लोज करने के लिए। कई बार जब आप ब्राउजर पे काम कर रहे होते हैं तो आप कई सारे टैब ओपन कर लेते हैं, एक में गूगल ओपन कर लेते हैं, एक में मेल ओपन कर लेते हैं, एक में यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से कई सारे टैब आप ओपन करते हैं। इन कई सारे टैब्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल टी का यूज होता है, और इन टैब्स को बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल होता है। तो कंट्रोल टी फॉर क्रिएट अ न्यू टैब इन द वेब ब्राउजर, यू फॉर द अंडरलाइन, वी फॉर द पेस्ट पर्पस, डब्ल्यू फॉर क्लोज टैब इन द ब्राउजर, डब्ल्यू की मदद से टैब को क्लोज कर देते हैं, एक्स की मदद से कंट्रोल एक्स करने पर कट हो जाता है, वाई और जेड, इसमें भी कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं। वाई मतलब रीडू और जेड मतलब अंडू। याद रखिएगा, वाई मतलब रीडू और जेड मतलब अंडू। अंडू का मतलब तो आप जानते हैं कि अगर गलती से आपसे कुछ
मिट गया, कुछ गलत आपने लिख दिया, तो कंट्रोल जेड करने पर पहले वाला आ जाता है। बाद वाला चाहिए हो तो कंट्रोल वाई कर देते हैं, रीडू कर देते हैं। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, इन तीन कीज को थ्री फिंगर की के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कंप्यूटर में थ्री फिंगर की किसको बोलते हैं? कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। इन कीज की मदद से क्या होता है? टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है और कंप्यूटर को रीबूट भी कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट है। कंप्यूटर को रीबूट करने की, दोबारा से बूट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो आंसर होगा कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, जिसे थ्री फिंगर की के नाम से भी जानते हैं। टास्क मैनेजर क्या होता है ना? एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, सर कंप्यूटर में टास्क मैनेजर किसको बोलते हैं? आपने अगर पीसी पर काम किया होगा या लैपटॉप पे काम किया होगा तो आप जानते होंगे कि अलग अलग एप्लीकेशंस को हम ओपन कर सकते हैं एक ही समय पर, है ना? जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी नोटपैड, वर्ड पैड, बहुत सारी एप्लीकेशंस को एक समय पर ओपन कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशंस हमें जहां पर दिखती हैं उसी को बोलते हैं टास्क मैनेजर, है ना? जो नीचे की तरफ दिया रहता है टास्क, दैट इज कॉल्ड टास्क मैनेजर। तो इसका मतलब हम लोग कुछ हद तक ये समझ चुके हैं कि टोटल हमारी जो कंट्रोल कीज हैं वो ए से लेकर जेड तक यानी 26 है। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट को भी हमने समझा, 27 कीज। तो ये कंट्रोल कीज आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझ में आए। जल्दी से देखिए, कंट्रोल कीज में हमने क्या क्या बताया। सबसे पहले कंप्यूटर में कंट्रोल कीज को CTRL से रिप्रेजेंट करते हैं। कंट्रोल कीज दो होती हैं। कंट्रोल कीज ऑल्ट और शिफ्ट के साथ में मॉडिफायर कीज कहलाती हैं। मॉडिफायर का मतलब जो अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बदल ले और अकेले यूज ना हो। टॉगल कीज का मतलब जिनके लास्ट में लॉक लगा हुआ है और जो विजुअली इंपेयर्ड लोग, मतलब जो देख नहीं सकते, वो आसानी से टाइप कर पाए, उनके लिए जो कीज बनी दैट इज कॉल्ड टॉगल कीज। ए मतलब सिलेक्ट, बी मतलब बोल्ड, सी मतलब कॉपी, डी मतलब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन, ई मतलब सेंटर, एफ मतलब फाइंड, जी मतलब गो टू, एच मतलब फाइंड एंड रिप्लेस, आई मतलब इटैलिक, जे मतलब जस्टिफाई, के मतलब हाइपरलिंक, एल मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट, एम मतलब मार्जिन, टैब और इंडेंटेशन, एन मतलब न्यू पेज को क्रिएट, ओ मतलब फाइल को ओपन, पी मतलब प्रिंट, क्यू मतलब किसी भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव, आर मतलब राइट अलाइन, एस मतलब सेव, टी मतलब टैब को ओपन करना, डब्ल्यू मतलब टैब को क्लोज करना, यू मतलब अंडरलाइन, वी मतलब पेस्ट, डब्ल्यू हो गया टैब को क्लोज करना, एक्स मतलब कट, वाई मतलब रीडू और जेड मतलब अंडू। और कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट को प्रेस करने पर थ्री फिंगर की, टास्क मैनेजर ओपन या कंप्यूटर रीबूट। टाटा बाय बाय, खत्म। तो इसका मतलब आज इस पार्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने कितने चीजों के बारे में डिस्कशन किया। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया रिगार्डिंग किसके बारे में? स्टार्टिंग हम लोग ने किससे करी थी? मेमोरी यूनिट से, जहां पर हम लोग ने मेमोरी यूनिट को समझा, मेमोरी यूनिट के सीक्वेंस को समझा, बाइनरी और डेसिमल मेमोरी यूनिट में क्या डिफरेंस होता है इसको समझा, मिलियन बाइट्स, मेगाबाइट, ट्रिलियन बाइट्स, टेराबाइट, बिलियन बाइट, गीगाबाइट, इसके बारे में समझा। फिर कंट्रोल कीज और फंक्शन कीज में जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, है ना, उस पर भी बात करी। सिम और डिम क्या होता है ये भी हमने देखा कि तीन तरीके के मेमोरी स्लॉट्स गिवन होते हैं जिसमें हम रैम को रखते हैं, सिम, डिम और रिम। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और रैम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर समझ में तो बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है लेकिन भूल जाते हैं, क्या करें, कैसे रिवाइज करें, है ना? रिवीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका क्या होना चाहिए? आइए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रिवीजन कैसे किया जाता है, इसका क्या सही तरीका है? हमने वीडियो एक बार बनाई, आपने वीडियो देखी,
आप कई बार वीडियो देख सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप एक बार वीडियो देखें, मल्टीपल टाइम पीडीएफ से रिवाइज करें जो हमने दी हुई है। तीसरा सबसे बेहतरीन तरीका, आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा, आप बंद कर दीजिए, शाम को किसी भी समय बैठिए, दिन के किसी भी समय आप बैठिए, एक ब्लैंक पेपर लीजिए और वहां पर लिखिए। क्या लिखना है? सपोज करिए कि आपने पढ़ा रैम के बारे में, तो आप ब्लैंक पेपर लीजिए और लिखिए रैम। सोचिए कि रैम के बारे में आपको कितनी बातें याद आ रही, जितनी बातें याद आ रही हो वो लिखो। फिर उसके बाद लिखने के बाद में चेक करो कि सर ने कौन कौन सी बात बताई थी, पीडीएफ ओपन करो और देखो कि ऐसी कौन कौन से पॉइंट हैं जो आप मिस कर गए। फिर कैश मेमोरी लिखो पेपर के ऊपर, और कैश मेमोरी के रिगार्डिंग जितनी बातें भी आपको याद आ रही हैं जो हमने बताई हैं वो लिखने की कोशिश करो, रिकॉल करने की कोशिश करो। ये तरीका होता है पढ़ने का। ये नहीं कि आप जब भी पढ़ने बैठे आपने अपने सामने पीडीएफ को ओपन कर लिया, आप जब भी पढ़ने बैठे आपने वीडियोस को ओपन कर लिया, आप ऐसे रिवाइज कर रहे नहीं। एक बार वीडियो को अच्छे से देखें, एक बार अगर आपको लगता है तो पीडीएफ की मदद से उसको रिवाइज करें, लेकिन बार बार आप कैसे रिवीजन करेंगे? 10 मिनट 5 मिनट जब भी आपको दिन भर में समय मिले, अपने आप पेन और कॉपी उठाइए, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, बफर मेमोरी, सीक्वेंस वाइज एक एक करके लिखने की कोशिश करिए। फिर देखिए कितने पॉइंट्स आप रिकॉल कर पाते हैं। अगर इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो विश्वास मानिए एग्जाम में आपको पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप एग्जाम में बिना पढ़े अगर चले जाएंगे तो भी फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट वाइज अगर पढ़ेंगे ना तभी तो मजा आएगा। क्योंकि वैसे तो क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, हम आपको 1000 क्वेश्चंस भी अगर करवा दें, 10,000 क्वेश्चन भी करवा दें, उससे भी फंसे ना फंसे कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाइज आप पढ़ रहे हैं तो ये गारंटी है कि 100% आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, है ना। वैसे तो हमारे क्वेश्चंस भी पूरे पूरे फंस जाते हैं, लेकिन फिर भी, है ना, ये जोर जोर के चिल्ला चिल्ला के स्कीम सबको नहीं बतानी है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद जब हम एमसीक्यूज करवाएंगे तो मजा और आएगा, है ना। तब आपको फील होगा अरे इन सब के आंसर्स तो हम कर पा रहे हैं। दैट इज द मेन पॉइंट, जिसके थ्रू अगर आप जाएंगे तो ये डैम श्योर है कि कंप्यूटर में तो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे, ये गारंटी हमारी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। कल फिर मिलते हैं एट द सेम टाइम। कीप रिवाइजिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अगर हेल्थ से फिट हैं, आप अगर फिट हैं तो आप अपना भी ध्यान रख सकते हैं और अपने घर वालों का भी, क्योंकि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ही के ऊपर है। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू।